नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नीट से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। दो याचिकाएं जो हैं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। पहली याचिका में परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है, तो वहीं सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। दूसरी याचिका में केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग जो है वो की गई है। एनटीए की तरफ से ये याचिका जो है दाखिल की गई है और कई राज्यों की हाई कोर्ट में दाखिल किए गए हैं केस। और इसी के साथ एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर के लिए पिटीशन भी लगाई है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में केस को ट्रांसफर करने के लिए पिटीशन लगाई है, क्योंकि कई राज्यों में कई स्थानों पर लोगों ने नीट से जुड़े पूरे मामले पर जो जिस तरीके से परीक्षा में धांधली करने का आरोप छात्रों की तरफ से लगाया गया, तो कई स्थानों पर जो है वो याचिका दाखिल की गई है इस पूरे मामले की सुनवाई को लेकर के। तो इस पर अब एनटीए ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएं, ताकि इसकी सुनवाई जो है वो एक ही स्थान से बेहतर तरीके से हो सके। कई राज्यों के हाई कोर्ट में भी केस जो हैं वो लगाए गए हैं, याचिका लगाई गई है, और यही वजह है कि एनटीए ने ये फैसला लिया। उधर बिहार पुलिस ने एनटीए पर आरोप लगाया है कि वो एक पेपर लीक के मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रही है। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस यूनिट नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही है और ईओयू ने आरोप लगाया है कि एक तो एनटीए उनके नोटिस का जवाब नहीं दे रहा है, और जब उन्हें अपना जवाब बुधवार को ईमेल के जरिए भेजा गया तो वो भी आधा अधूरा। नीट पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नीट पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नीट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नीट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पेपर लीक पर परीक्षा का पंगा बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन 1563 छात्रों को कम समय के एवज में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके लिए दोबारा एग्जाम देने का ऑप्शन दे दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एनटीए ने इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक 5 मई 2024 को जिन छात्रों को लेट से OMR शीट मिली थी और जिसके एवज में उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, उन 1563 छात्रों को 23 जून 2024 को परीक्षा देने का मौका दिया गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अभी भी हैं। आरोप परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी करने, पेपर लीक करने और तो और नतीजों से छेड़छाड़ करने तक का है। एनटीए सरकार के इस पर अपने दावे हैं, लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार हैं। और ऐसे ही एक मामले की जांच बिहार में चल रही है। दरअसल बिहार में इकोनॉमिक्स ऑफिस यूनिट यानी कि ईओयू एक मामले की जांच कर रही है। बिहार में व्हाट्सएप पर नीट का पेपर वायरल होने का आरोप है। आरोप ये भी है कि परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों को उत्तर मुहैया करवाया गया था। पटना के शास्त्री नगर थाने में पेपर लीक होने की एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। 17 मई को कथित पेपर लीक का ये मामला ईओयू के पास पहुंचा। दावा है कि शुरुआती जांच में पाया गया है कि बिहार में ये पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि हरियाणा और राजस्थान के पास किसी जगह से लीक होने के बाद बिहार के सेंटर्स के पास व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा था। और दावा ये भी है कि कुछ चुनिंदा लोगों तक नीट के पेपर को व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाया गया, जो बाद में वायरल हो गया। पटना के ईओयू का दावा है कि उन्होंने इस बारे में एनटीए को नोटिस जारी किए। 3 बार नोटिस जारी करके एनटीए से अहम तथ्यों पर जानकारी मांगी। दावा है कि एनटीए ने बुधवार की रात ईओयू को ईमेल पर नोटिस का जवाब दिया। पटना ईओयू के मुताबिक एनटीए ने जो जानकारी भेजी है वो आधी अधूरी है। दावा किया गया है कि सिर्फ कुछ छात्रों की ही जानकारी एनटीए ने भेजी है। ईओयू के मुताबिक एनटीए ने कई मूलभूत सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। दावा है कि एनटीए ने ऐसे सवालों को नजरअंदाज कर दिया जिससे जांच में मदद मिल सके। दावा है कि वो जवाब नहीं दिए गए जिससे पेपर लीक के मूल स्रोत तक पहुंचा जा सके। दरअसल ईओयू ने एनटीए से पूछा था कि प्रश्न पत्र किस प्रेस में छपे थे। एक प्रेस या ज्यादा प्रेस में छपे थे।
कि इस कंपनी या एजेंसी को प्रेस से अलग अलग राज्यों में पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। पूरी प्रक्रिया के बारे में एनटीए के किस स्तर के कितने पदाधिकारियों को जानकारी थी? विशेष रूप से बिहार में प्रश्न पत्र को लाने और इसके अलग अलग जगहों पर मौजूद परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जवाबदेही किसे सौंपी गई? ये सारे सवाल पूछे गए थे। हालांकि नीट मामले में सियासी किरदार भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस जांच पर सवाल खड़े कर रही है और सरकार गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? सारे विषय पारदर्शिता, वो जिस तरीके का पारदर्शिता होनी चाहिए उस विषय को सामने लाएंगे। आप चिंता मत करिए, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं बच्चों के गार्जियंस को यानी अभिभावकों को ये आश्वस्त करता हूं कि नाइंसाफी किसी के साथ नहीं। वहीं गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनटीए के अधिकारियों से मिलने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने साफ किया कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहां है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी। मसला 23 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का है। ग्रेस मार्क्स रद्द होने से अगर कुछ छात्रों में खुशी है कि इससे कम से कम कट ऑफ नीचे आएगा, तो वहीं उन छात्रों में नाराजगी है जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और अब उन्हें फिर से परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। और जयपुर के चौमू से बड़ी खबर है, वो आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर ट्रेन में अव्यवस्थाओं से गुस्साए रेल यात्री और ट्रेन में डिब्बे कम और यात्री भार ज्यादा होने का यात्री जो है आरोप लगा रहे हैं। गुस्साए रेल यात्रियों ने आधा घंटे तक बताया जा रहा है कि ट्रेन को रोक के रखा। रेल की पटरियों पर बैठकर उन्होंने विरोध जताया। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रेल यात्री हैं उन्होंने रेल को लगभग आधे घंटे तक रोक के रखा। ट्रेन को रोककर वो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें लोगों की संख्या ज्यादा है, जबकि डिब्बे जो हैं वो कम लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जो यात्री हैं उन्हें परेशानी हो रही है। ट्रेन में जगह नहीं मिलने से यात्रियों में भारी गुस्सा देखने को मिला है। सूचना पर हालांकि चौमू पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि सीकर से जयपुर की ओर ये जो डेमो ट्रेन है ये जा रही थी और इसी दौरान इसमें डिब्बे कम होने की वजह से और लोगों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से जो रेल यात्री थे उनका गुस्सा फूट पड़ा और जिसके बाद उन्होंने ट्रेन को लगभग आधे घंटे तक रोक के रखा और वहां पर नारेबाजी की गई। ज़्यादा जानकारी के साथ चौमू से संवाददाता हीरालाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हीरालाल, अभी की क्या व्यवस्था है वहां पर? जी देखिए, मैं मामले की पूरी जानकारी दे दूं कि चौमू रेलवे स्टेशन का पूरा मामला है, जहां सीकर से जयपुर की ओर एक डेमो ट्रेन जा रही थी। चौमू स्टेशन होने के कारण ट्रेन यहाँ रुकती थी और यहाँ से जो यात्री है वो जयपुर की ओर ट्रेन में सफर करते हैं। लेकिन जो गुस्साई यात्री है उनका आरोप था कि ट्रेन में है जो डिब्बे कम है लेकिन यात्री बात ज्यादा है, जिससे ट्रेन में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें खड़े होकर यात्रा करना पड़ती है, साथ में कई बार धक्का मुक्की की नौबत भी आ जाती है। इससे गुस्साए जो यात्री थे उन्होंने ट्रेन के आगे बैठ के रेल पटरियों पे बैठ के विरोध जताया और ट्रेन को रोक दी। करीबन आधा घंटे तक जद्दोजहद चलती रही। सूचना पर है जो चौमू पुलिस मौके पे पहुंची और समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद ट्रेन है जो जयपुर की ओर रवाना हुई है। बहुत शुक्रिया हीरालाल जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आप तक बताया जा रहा है कि ट्रेन अब रवाना हो चुकी है। लोगों को समझाइश दी गई थी पुलिस और प्रशासन की तरफ से, जिसके बाद मामला शांत हुआ। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सेडा गांव में 2 संदिग्धों को देखे जाने की खबर जो है वो मिली है। गांव तक जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। जैसे ही बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल के जवानों को यह खबर लगी कि 2 संदिग्ध जो हैं वो देखे गए हैं सेडा गांव की तरफ, और इसी के साथ गांव तक जाने वाले जितने भी रास्ते थे उनको सील कर दिया गया है ताकि दोनों को दबोचा जा सके। अभी भी बता चले जम्मू कश्मीर के हीरानगर में सर्च ऑपरेशन जारी है।
आतंकी हमलों के बाद लगातार चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो नजर बनाए हुए हैं। संदिग्धों की गिरफ्तारी की जा रही है और उन पर पैनी नजर जो है वो रखी जा रही है। जयपुर से खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राज्य सरकार के प्रयासों की केंद्र ने सराहना की है। तो बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला सामने आया था। अब जो राज्य सरकार ने काम किए हैं, जो प्रयास किए गए उनकी तरफ से, उसकी केंद्र ने सराहना की है। डायरेक्टर जनरल ने एसीएस को पत्र लिखा, जांच कमेटी का गठन और तुरंत एक्शन पर राज्य सरकार की उन्होंने जमकर सराहना की है। तो लेटर लिख करके राज्य सरकार की सराहना की गई है केंद्र की तरफ से। जोधपुर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। कृषि उपज मंडी कार्यालय में भीषण आग लगी हुई है। आग से कई रिकॉर्ड फाइलें जलकर खाक हो चुकी हैं। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। घटना की जानकारी मिलने पर मंडी सचिव मौके पर पहुंचे। फिलहाल आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। रिकॉर्ड नष्ट करने के लिए भी आग लगाने की संभावना जो है वो जताई जा रही है, इससे इनकार नहीं किया जा रहा। हालांकि जांच के बाद जानकारी जो है इस पूरे मामले के सामने निकल कर आ पाएगी कि आखिर आग किन कारणों से लगी है। तो कृषि उपज मंडी कार्यालय में भीषण आग लग गई, जिसके बाद जो है इलाके में हड़कंप मच चुका। बताया जा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि फाइलों को नष्ट करने के लिए आग लगाई गई होगी। हालांकि बता चलें कि जितनी फाइलें थीं वो कृषि उपज मंडी में जलकर खाक हो चुकी हैं, जिसके बाद जो है अब कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि आग किस वजह से लगी होगी, इसकी जांच अब की जाएगी। फिलहाल बता चलें इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और उसी के बाद पता लगाया जाएगा कि आखिर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी या फिर यहाँ कृषि उपज मंडी में कार्यालय में आग लगने का कारण कोई और था। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो फाइलें वहां पर रखी थी वो पूरी तरीके से आग के हवाले हो चुकी हैं, ध्वस्त हो चुकी हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो तेज कर दी गई है और आग किस वजह से लगी इसकी जांच की जाएगी। पाकिस्तान में महंगाई आसमान पर है, जनता रोटी के लिए मारामारी पर उतारू है। इस बीच पाकिस्तान की संसद में बजट पेश हुआ। इस बजट में आम आदमी का ख्याल रखने की जगह ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीदने के लिए पैसे आवंटित किए गए। पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट तकरीबन 17% बढ़ा दिया है। शहबाज शरीफ से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा करने के लिए ऑर्डर आर्मी चीफ ने दिया था। रोटी की भूख हथियार से बुझेगी, तोप से मिटेगी महंगाई, बारूद से खत्म करेंगे बेरोजगारी। पाकिस्तान के रेडिकल चेंज का प्लान तैयार। दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी सिर्फ 676 किलोमीटर है, लेकिन दोनों देशों के सियासतदानों, हुक्मरानों के बीच का फासला हजारों, लाखों और करोड़ों किलोमीटर का है। तभी तो पाकिस्तान ने अब हिंदुस्तान के जमहूरियत की, हिंदुस्तान की तरक्की की, हिंदुस्तान की प्रगति की कसीदे पढ़े जा रहे हैं। पहले दुश्मन पड़ोसी से भारत के लिए निकले तारीफ के शब्दों को सुन लीजिए, उसके बाद दिखाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को। सरकार ने मुल्क की आवाम को जो नया और नायाब तोहफा दिया है, उससे पाकिस्तान क्यों उदासी के कुएं में डूबा हुआ है। I don't want to quote the example of our enemy country. अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशंस थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। 1 महीने का दौरानिया था उस पूरे इलेक्शन का, ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था। इंतकाल इक्तिदार कैसे हुआ?
जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं कि ये मुल्क हमेशा इसी लेजिटिमेसी की जंग लड़ता रहा हो कि इलेक्शन जीता है, ये जीता है, वो नहीं मानता, हारने वाला भी नहीं मानता, और जीतने वाला कहता है कि जी मैं जीत गया हूं। पाकिस्तान में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट संसद में पेश किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गठबंधन सरकार का ये पहला बजट है। आर्मी के कहे मुताबिक चुनाव के बाद अब यही दोनों पार्टियां इमरान खान नियाजी को जेल बैठाकर सत्ता में हैं। तो पाकिस्तान में जो बजट पेश किया गया है उसमें सबसे खास ख्याल जिस बात का रखा गया है वो है हथियार, बम, गोला और बारूद। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान के बड़े बड़े तथाकथित आर्थिक विशेषज्ञों के मशवरे के बाद ये बजट तैयार किया है और इसमें देश की रोटी पानी, रोजी रोजगार, महंगाई, सड़क या व्यापार से इस बात की ज्यादा परवाह की गई है कि पाकिस्तान में हथियारों का उत्पादन न घटने पाए, बारूद की खरीद में कोई कमी न आए। तो पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में जबरदस्त इजाफा किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 16.4% की बढ़ोतरी की है। इस साल पाकिस्तान का रक्षा बजट 2122 करोड़ रुपए होगा। पिछले साल ये 1804 करोड़ रुपए था। बजट में उधारी चुकाने पर सबसे अधिक 9700 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि इसके बाद सबसे अधिक खर्च रक्षा पर ही किए जाने का प्रावधान है। रक्षा पाकिस्तान की कितनी बड़ी जरूरत है इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि साधारण सा नियम है, जब जनता भूखी हो तो हथियार खरीदना समझदारी नहीं होती। पाकिस्तान के सामने किसी तरह का कोई बड़ा दुश्मन भी खड़ा नहीं दिखता। पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत वाला भी देश है, लिहाजा उसे अपने रक्षा की चिंता भी नहीं सता रही। लेकिन देश चलाने वालों की बुद्धि की बलिहारी देखिए कि बजट बनाते वक्त उन्हें कर्ज लेने और हथियार खरीदने से ज्यादा कुछ भी बड़ा नहीं सूझा। पाकिस्तान के कर्ज वाले जाल की रिपोर्ट भी आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के रक्षा बजट की पूरी ABCD देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सहयोगी बिलावल भुट्टो ने बगावत कर दी है। बिलावल भुट्टो की पार्टी ने दो टूक कहा है कि बजट बनाने से पहले उनकी पार्टी से राय नहीं ली गई। तो क्या शहबाज शरीफ को रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर से बचाया और वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने उसे ही संसद में पढ़ दिया? पाकिस्तान में संसद, सियासत और सत्ता सबकी डोर आर्मी चीफ के हाथों में होती है। आर्मी जो कहे वही सही, ना खाता ना बही। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सूखे गले, भूखे पेट और रोजगार के लिए तरसते हाथों को काम देने की जगह बजट में बंदूक खरीदने के लिए ज्यादा पैसे का प्रावधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में कर्मचारी संबंधी व्यय में 815 करोड़ रुपए, ऑपरेशन खर्च में 513 करोड़ रुपए, सिविल कार्यों के लिए 244 करोड़, हथियार, गोला बारूद और उपकरणों की खरीद के लिए 548 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मतलब कर्ज चुकाने के बाद जो पैसे बचेंगे उनसे हथियार खरीदा जाएगा। सवाल है कि पाकिस्तान को इतने हथियारों की जरूरत ही क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपरी के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक है। 2019 से 23 में पाकिस्तान ने 82% हथियार चीन से आयात किया, जबकि 2009 से 13 की अवधि में इसके केवल 51% हथियार ही चीन से आए थे। पिछले 8 वर्षों में पाकिस्तान का सैन्य बजट 2 गुना से ज्यादा हो गया, जिसके अधिकांश प्रमुख हथियार जैसे लड़ाकू विमान, फ्रिगेट, पनडुब्बी और UAV चीन से आते हैं। सीपरी के मुताबिक 2019 से 23 तक चीन के कुल हथियार निर्यात का 61% पाकिस्तान को गया है। ये समझना मुश्किल नहीं है कि रक्षा बजट में बढ़ोतरी के पीछे चीन का पाकिस्तान पर हथियार खरीदने का दबाव काम कर रहा है। पाकिस्तान ने क्यों बढ़ाया रक्षा बजट? वजह नंबर 1, चीन की कोशिश है कि कर्ज के फंदे में फंसा पाकिस्तान उससे हथियार खरीदे, क्योंकि आपको यह तथ्य जरूर जानना चाहिए कि चीन से पहले पाकिस्तान पश्चिमी देशों से हथियार खरीदता था, जिसमें आर्टिलरी सिस्टम F-16 लड़ाकू विमान प्रमुख हैं। पाकिस्तान के हथियार खरीदने का दूसरा कारण है भारत का बढ़ता प्रभाव। पाकिस्तान ने क्यों बढ़ाया रक्षा बजट? वजह नंबर 2,
हिंदुस्तान पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है और हिंदुस्तान का आलम यह है कि 2025 के लिए अभी अपना रक्षा बजट जारी नहीं किया है, लेकिन अगर भारत के पुराने बजट से भी पाकिस्तान की तुलना करें तो वो करीब 5 गुना तक कम है। भारत ने 2023-2024 में दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा रक्षा बजट पेश किया था। भारत का रक्षा बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5.25 करोड़ से बढ़कर 5.94 लाख करोड़ पहुंच चुका है। नए वित्तीय वर्ष में इसके 6.25 लाख करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है। यानी भारत के मौजूदा रक्षा बजट पाकिस्तान के रक्षा बजट से करीब 5 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान ने क्यों बढ़ाया रक्षा बजट? वजह नंबर 3, पाकिस्तान का पेट नहीं पल रहा, लेकिन हथियार खरीदने में भारत से आगे निकलना चाहता है। इसका एक कारण हिंदुस्तान के खिलाफ छेड़े उसके आतंकवादी खेल भी है। पाकिस्तान के आतंकी आर्मी के टुकड़ों पर पलते हैं। आर्मी उन्हें हथियार मुहैया कराती है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देती है और हथियार के लिए गोलियां भी सप्लाई करती है। यही वजह है कि भूखे देश की सरकार आवाम की भूख से विचलित नहीं होती, आतंकवादियों के बंदूकों में गोलियां न पड़ जाए इससे ज्यादा विचलित होती है। वरना कोई कारण नहीं देखता कि जब रोटी की जरूरत हो तो हथियार खरीदा जाए। पाकिस्तान ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो आम बजट पेश किया है वो पिछले साल से करीब 30% ज्यादा है। बजट में अगले साल देश की अर्थव्यवस्था के 3.6% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। पिछले साल के अनुमान 3.5% था, लेकिन पाकिस्तान लक्ष्य से चूक गया और जीडीपी सिर्फ 2.38% की दर से बढ़ी थी। इस बार वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने बड़े पैमाने पर सख्त फैसले लिए हैं और कर का दायरा बढ़ाया गया है। बजट बढ़ाने और सख्त फैसले लेने के पीछे कारण है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर बेल आउट पैकेज लेने के लिए हसरत भरी नजरों से देख रहा है। ये कर्ज अगर नहीं मिला तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले दीवार दर दीवार टूटी, अब ईंट दर ईंट ध्वस्त हो जाएगी। बचाने वाले का हाल आप देख ही रहे हैं कि जनता से उनकी मोहब्बत इतनी है कि भूखों मर जाए तो कम नहीं, हथियार खरीदेंगे, किसी में रोकने का दम नहीं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर तमाम बड़ी खबरें आप देखिए बिग ब्रेकिंग में।